हेलो नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी कि हम कैसे आगे इस चैनल को बढ़ाएंगे और कैसे आपकी प्रिपरेशन को और आगे तक बढ़ाएंगे ताकि आप हर से हर एग्ज़ाम, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। मैं इतिहास के बारे में आपको आगे आने वाली क्लासों में अध्ययन कराऊँगा और आज पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा साम्राज्य जो मध्यकालीन इतिहास में लगभग जिसने 320 वर्षों तक 5 वंशों ने शासन किया है। उन 5 वंशों के बारे में हम आगे से आगे 2 या 4 क्लास में लगातार अच्छे से डिटेल से अध्ययन करेंगे, परंतु मैं आपको बेसिक से उनके बारे में ऊपर ही जानकारी देता हूँ कि वो कौन से राजवंश थे, उनके संस्थापक कौन थे, उनका टाइम पीरियड क्या था, सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका था, सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका था, किसने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, किसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसने राजधानी को दिल्ली बनाया और किसने राजधानी को लाहौर बनाया, ये तक के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि एसएससी में पिछले 8 दिन पहले एसएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा रहा है। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, जैसे कि मोहम्मद गोरी गौड़ प्रांत का जो शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर भारत में उसको गुलाम था, वो उसको छोड़कर चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसको भारत का प्रथम मुस्लिम शासक व प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला वंश दिल्ली सल्तनत का था गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, कभी टाइम पीरियड से पूछेगा, कभी गुलाम वंश से क्रमानुसार भी पूछ लेगा, आपको दे देगा गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, कैसे भी ऑप्शन ऊपर नीचे करके दे देगा, आपको सही जमाना रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं और कई पिछले एग्जाम में पूछे गए। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक माना जाता है। दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से 1320 पर माना जाता है। तीसरा वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414। चौथा वंश है सैयद वंश। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1450 तक माना जाता है। और पांचवा आखिरी वंश है लोधी वंश। इसका टाइम पीरियड 1450 से 1526 तक। अब इन वंशों से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड लगभग 90 वर्ष या 94 वर्ष माना जा सकता है। जैसे कि अपन 1414 से 94 वर्ष इसका टाइम पीरियड माना जाता है। लगभग 94 साल तक इसने दिल्ली पर राज किया। और सबसे छोटा, इसके ऊपर सबसे छोटा शासक को ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वंश है जिसका सबसे छोटा कार्यकाल इसका रहा, वो है खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड है 20 वर्ष। अब आप बोलोगे कि सर ये तो याद नहीं होते, इसको याद भी करो। जब आप पढ़ा रहे हो तो याद कराना भी जरूरी है। तो चलो ठीक, एक ट्रिक आपको, ट्रिक तो कैसे कह सकते हैं, बट आप ऐसे याद कर सकते हैं उसको। जैसे कि गुलाम का जी ले सकते हैं, खिलजी का के ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं और एल ले सकते हैं। जी के टी टी एस एल, ये ट्रिक है।
GKTSI। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रम अति आवश्यक है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा से सीधा पूछ जाता है आपसे। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आगे की जानकारी आपको देता हूँ। जैसा कि आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला साम्राज्य, और दूसरा वंश सबसे छोटे समय तक शासन करने वाला है खिलजी वंश। ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासन है जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। ऐसा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सर्वाधिक समय तक शासन काल इस शासक का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और इसका आंसर आएगा बहलोल। यह लोधी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। इसके बारे में हम जानकारी तब लेंगे जब हम लोधी वंश को पढ़ेंगे। अब मैं आपको इन सारे के टाइम पीरियड मैंने बता दिया, इन सारे वंशों का अब मैं संस्थापक के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इसमें पहला वंश जो आप लोगों ने लिखा था गुलाम वंश, इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आप लोगों ने बात करी थी अभी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश लिखा था अभी खिलजी वंश, इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश तुगलक वंश, गाजी मलिक। इसी को गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। चौथा वंश सैयद वंश, और पांचवा वंश है लोधी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का संस्थापक है खिजर खान। और पांचवा और अंतिम वंश है लोधी वंश, इसका संस्थापक है बहलोल। तो ये पांच वंश इन्होंने दिल्ली के ऊपर लगभग 320 वर्षों तक शासन किया, और 320 वर्षों में दिल्ली में और भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, ये आने वाले हम दिनों में पूरी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम गुलाम वंश से आज शुरुआत कर देते हैं, फिर अगले वंश की बात करेंगे। आपने इस वक्त को नोट डाउन कर लिया होगा, और आशा करता हूँ कि अच्छे से नोट डाउन करते जा रहे होंगे, क्योंकि ये नोट डाउन करना अति आवश्यक है। क्योंकि एक इतिहास ऐसा एक विषय होता है जो फैक्ट पर आधारित होता है, और समझ जरूरी होती है। क्योंकि अगर समझ नहीं है और फैक्ट ऐसे याद नहीं रहते, फैक्ट तभी याद रह पाएंगे जब अपने को समझा जाए, समझ के पढ़ाई की जाए। तो आप नोट डाउन करा होगा, मैं आगे से गुलाम वंश के बारे में आपको बताता हूँ। पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता ही दिया था, 1206 से 1290 तक माना जाता है। अब इसके अंदर अपन डिवीजन करेंगे, जैसे कि इसमें कई शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद अपन देखें तो उसका बेटा आराम शाह आएगा, उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, रजिया सुल्तान आएगी, बलबन आएगा, नसरुद्दीन आएगा, तैमूर आएगा, और केकुबाद आएगा। तैमूर से इसका अंतिम शासक कहा जाता है। और अपन आज पहले शासक की बात करते हैं जिसका नाम है कुतुबुद्दीन।
इसके शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक माना है। केवल इसने 4 साल तक शासन किया है और इसने सबसे पहले बुंदेलखंड, अपने मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के शासक परमार्दी देव को इसने हराया था सबसे पहले। बुंदेलखंड के शासक परमार्दी देव इसके बारे में बेसिक सी जानकारी ली जाए तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। इसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण कार्यों में देखा जाए तो इसने दिल्ली सल्तनत की एक और विशेषता इसके बारे में पूछी जा सकती है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी राजधानी लाहौर में थी। तो लाहौर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक गुलाम बशीर कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि इसके बाद हम आगे जानकारी लेंगे। कल बताऊंगा मैं आपको कि वो इल्तुतमिश ने कैसे कैसे चमत्कार किए दिल्ली सल्तनत में। लाहौर इसकी राजधानी थी, लाहौर राजधानी थी। उसके बाद में बात की जाए तो 1210 में चौगान, या जिसे पोलो कहा जाता है, वो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई, खेलते समय मृत्यु हो गई थी। ये बेसिक सी जानकारी है। अब इसके स्थापत्य के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि स्थापत्य ऐसा विषय है दिल्ली सल्तनत या पूरे इतिहास में जिससे क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे। या तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोई विद्वान आया है, कोई यात्री आए, भाई यात्री आए, तो वहाँ से आएगा, या फिर इनके स्थापत्य से भी पूछे जा सकता है, भाषा सब आएगी। इसमें आप नोट डाउन कीजिए इसको, इसके बाद में मैं आपको स्थापत्य बताऊँगा। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण, भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे पृथ्वीराज चौहान के राय पिछोड़ा जड़ को तोड़कर बनाया। और यह स्थित कहाँ है? यह स्थित है दिल्ली में। तो भारत में प्रथम मस्जिद जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है, इसको दिल्ली में इसने बनाया था और इसको पृथ्वीराज चौहान के भाई पिथौरागढ़ को तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, जिसको माना जाता है कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ के बनाया था इसने काय इसको ध्वस्त किया था। संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विश्वविद्यालय, इसको तोड़कर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था अजमेर में। और इसकी तीसरी और महत्वपूर्ण स्थापत्य में हम बात कर सकते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ करवाया था। तो आपने ये नोट डाउन करा होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार जो सबसे बड़ी मीनार मानी जाती है, उसका निर्माण का प्रारंभ भी इसी ने करवाया।
कुतुब मीनार। बताया जा सकता है कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ इसने किया था, बस पूर्ण करवाने वाला कोई और ही शासक था, उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। और किसकी याद में, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन में, तो किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था? होता है बख्तियार। बख्तियार इसकी याद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। क्योंकि पूर्ण करवाने से पहले ही ये भाई साहब चौगान खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे घोड़े पे। शाम के टाइम होगा और अच्छी मौसम अच्छा होगा, और उस टाइम पे ये चौगान पोलो खेलते समय गिर गए होंगे और चल दिए तो फिर अगला शासक आएगा। अगला शासक फिर इनका बेटा आराम से ही आता है, बट वो उसका नाम से स्पष्ट है कि आराम से साला आराम ही करता रहा, और 8 महीने में ही अमीरों ने उसको निकाल दिया। और उसके बाद इल्तुतमिश जो कहा जाता है वो वास्तविक संस्थापक बनता है। गुलाम अली का वास्तविक संस्थापक भी वही बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ उपाधियाँ, इसको क्या क्या कहा जाता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहला नाम इसको लाल बख्श कहा जाता है। लाल बख्श कहा जाता है, लाखों को दान करना है। दूसरा कुरान खां भी इसको कहा जाता है, कुरान। तीसरा सिला साबार भी इसको कहा जाता है। ये तीनों उपाधियाँ भी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें फिर मैं आपको बता चुका हूँ। इससे बाहर अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछेगा तो इससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बिल्कुल सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में रिपीट होते, लगातार रिपीट होते रहते हैं। जैसे एसएससी एंड एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आपने देखे होंगे कि कई क्वेश्चन जैसे कि ऐसे पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, आराम शाह। परंतु ये जो ये नाम है ना, इसकी नाम के अनुकूल इसके कार्य ये आराम ही करता रह गया, और इसके साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। और जैसे ही अव्यवस्था उत्पन्न हुई तो अमीरों ने जो इसका गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश, उसको आमंत्रित किया, और इल्तुतमिश उसके बाद शासक बनता है। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहा जाता है कि ये बदायूं का सूबेदार बन गया। दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश वास्तविक संस्थापक। आप बोलोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था सर, फिर ये इल्तुतमिश कहाँ से संस्थापक होगी? मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इसमें वास्तविक संस्थापक। अब ऐसा इसने क्या किया कि ये वास्तविक संस्थापक बन गया और वो बस सीधा साधा नाम के जैसा संस्थापक बन गया? तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से अच्छे से समझाता हूँ, या आप नोट करिए। वास्तविक संस्थापक इसका टाइम पीरियड बताया जाए तो 1210 1235 या 36 माना जा सकता है, क्योंकि रजिया सुल्तान 36 में गद्दी पे बैठे, वहाँ तक माना जा सकता है। अब इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रथम शासक था गुलाम वंशी का जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली में बनाया था।
दिल्ली को राजधानी, दिल्ली को राजधानी बनाना, दिल्ली को राजधानी बनाना प्रबंध था। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली थी। तो खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला, खलीफा से मान्यता, इल्तुतमिश जैसा नाम वैसा ही काम बताया, क्योंकि ये दिल्ली पर राज किया है इसकी सबसे पहले, और खलीफा से इसमें मान्यता प्राप्त करी। इसको भारत में गुंबद निर्माण का जन्मदाता भी माना जाता है। गुंबद निर्माण, गुंबद निर्माण का जन्मदाता 40 दल तुर्कान है चहलगामी, तुर्कान है चहलगामी। इसका निर्माण, जिसको किसी बुक में 40 दल भी कहा जाता है, 40 दल। इसका गठन किया जब ये 40 दल किया होता है, 40 दल 40 अमीरों, 40 तुर्क अमीरों का एक दल था, जो ये माना इसलिए इसने बनाया था क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इसने ऐसा किया था। और कहा जा सकता है कि अपने विरोधियों को शांत या संतुष्ट करने के लिए भी उसने इसका निर्माण किया था, क्योंकि अपन कहीं भी देख सकते हैं कि विरोधी विपक्ष वाले कहीं भी उठ खड़े होते हैं, इसलिए उनको शांत करने के लिए इसने तुर्कान चहलगामी का निर्माण किया था। इसके बाद में देखा जाए तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, एकता प्रणाली की शुरुआत। एकता प्रणाली, अब आप बोलोगे एकता प्रणाली क्या होती है? एकता प्रणाली जैसे कि विकेंद्रीकरण का एक रूप देखा जा सकता है। एकता जैसे कि अपने जो भूमि थी इसको कई अनेक एकताओं में बांटा गया था, इसने बांटा था उसको एकता प्रणाली, जिससे कि प्रशासनिक सुविधा भी हो सके और अपने सैनिकों का संचालन, सेना का संचालन, तब संचालन, अर्थव्यवस्था का सभी प्रकार के संचालन आसानी से किया जा सके, उसका निर्माण किया इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद में आगे आपको तो इल्तुतमिश ने मुद्रा भी बनाई थी अपनी, जैसे चांदी का इसने टका और तांबे का जीरा, चांदी का टका व तांबे का जीरा। इल्तुतमिश के बारे में एक और बात कही जा सकती है कि ये गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। परंतु एक और बात कही जा सकती है, वो ये है कि ये अपने गुलाम से भी पहले दास्ता से मुक्त हो गया है। तो दास्ता से मुक्त अपने गुलाम से भी। इसकी स्थापत्य के बारे में कहा जाए तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार, दिल्ली में महरों, इसका निर्माण कार्य तो प्रारंभ
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, पूर्ण करवाने वाला शासक। आप नोट डाउन कीजिए इसको, मैं आगे आपको इसके बारे में कुछ 2000 फैक्ट और है जो बताता हूँ, उसके बाद ये इल्तुतमिश हमारे लिए ख़त्म हो जाए। कहा जाता है कि इसने चंगेज खां नाम का एक आक्रमण किया, उसके आक्रमण से भारत को बचाया था। तो चंगेज खां के आक्रमण से भारत को 1235 जब इसकी मृत्यु समय पाने लगी, भगवान इसको बुलाने लगे, तो उससे पहले कि क्यों ना एक कुकर्म किया जाए, तो इसने एक वो कुकर्म भी किया। इसने विदिशा और उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया था इसने। तो विदिशा और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त करना। और ये कार्य किया था इसमें 1235 में, और 1236 में अगले ही वर्ष महाकाल भगवान ने देखा कि अब तेरा टाइम खत्म होने वाला है, और अगले ही वर्ष 1236 में मृत्यु हो गई। इसने मृत्यु से पहले एक और कार्य किया कि क्यों ना मेरी मृत्यु के बाद मेरा लड़का या मेरी लड़की साम्राज्य पे स्थापित हो, तो कैसे किया जाए। तो इसने पित्रात्मक पद बना दिया इसने। वंश के अनुसार इसने पद बना दिया कि मेरे बाद, और इसके बाद इसका लड़का ना आता हुआ इसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, जो भारत और मध्यकालीन इतिहास की एक प्रथम और एकमात्र महिला शासिका के रूप में सामने आती है। उसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद बलवान नसीरुद्दीन, केकुबाद और कैमूर। ऐसे ही अपनी कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऐसे ही कहानी के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। और कल मैं जो आपको आज पढ़ाया उसके बारे में पहले थोड़ा बेसिक सा रिवीजन करवाता चलूँगा, ताकि तुमको याद भी हो सके। जितना आसान अपन बनाएंगे उतना आसान बनता जाएगा और ये आगे ही बढ़ता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे, ताकि ये अपना चैनल काफ़ी थोड़ी धीरे धीरे से ही पर लगातार बढ़ता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।